चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन बोले सर ये पढ़ाई करते करते बीच में ना कुछ डाउट जो है वो दिमाग में आ जाता है। ठीक है, उनमें से एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है, बहुत ही रेगुलर सा डाउट है, वो ये है कि सर कंपनी लॉ के बारे में हम ये जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट है हमारी जिंदगी के लिए। द रीजन बीइंग कि हमारे नाम के सामने जो लेटर जुड़ने वाले हैं वो है CS, जिनका फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी, राइट। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी लॉ की अगर बात की जाए तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक समंदर है, राइट। समंदर है क्योंकि इसके अंदर कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? सो बोले कुल मिला के 29 चैप्टर्स हैं और कुल मिला के 470 क्या दिए गए यहाँ पे सर सेक्शंस आपको प्रोवाइड किए गए। ठीक है, और उसमें भी बोले कमी रही नहीं तो साथ में और एडिशनली क्या प्रोवाइड कर दिए गए? अलग अलग टाइप के रूल्स वगैरह जो है वो भी यहां पे प्रोवाइड कर दिए गए। अब सर डायलेमा ये है कि इंसान इतने बड़े सब्जेक्ट को पढ़े तो कैसे पढ़े और किस तरीके से हम यहां टारगेट कर सकते हैं कि 60 से लेके 70 मार्क्स जो हैं उनको स्कोर किया जा सके। तो ये डायलेमा है बच्चों के दिमाग के अंदर। आज का जो ये वीडियो हमारा रहेगा ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रहेगा एंड आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर ऐसा होता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कोई और जरूरतमंद होगा तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी मैं आपको कह दूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपके कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी बातें इसी चैनल पे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, राइट। दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं फटाफट और बात करते हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर कंपनी लॉ, जिसमें कम से कम 60 to 70 मार्क्स जो हैं उनको स्कोर किया जा सके। ठीक है साहब। सबसे पहली बात, सबसे पहली और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात जो कि आज के जनरेशन को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बहुत पुराने जनरेशन की बात करूं तो मैं आपको यह बता दूं कि पुराने जनरेशन में मतलब हम लोगों के भी थोड़ा और पहले की बात अगर मैं करूं तो ठीक है, उस टाइम पे जो स्टडी मटेरियल आपका ICSI प्रोवाइड कर दिया करता था, ठीक है, उसके अलावा और कोई हमारे पास में सोर्सेज नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और या फिर बेयर एक्ट से पढ़ाई जो है वो करी जाती थी। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, कंपटीशन इतना आगे बढ़ चुका है, तो आपके लिए जो फैकल्टीज वगैरह हैं जो भी पढ़ाते हैं, मेरी बात कर लीजिए, बाकी फैकल्टीज की बात कर लीजिए, हम सारे के सारे लोग आपके लिए चीजों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल बनाने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश जो है वो करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ड्रॉबैक यहां पे आ चुका है। ड्रॉबैक ये आ चुका है कि आजकल की जो जनरेशन है वो क्या सोचती है, सब बोले फटाफट पढ़ा दो, कोर्स को कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद में मैं एग्जाम देके आ जाऊं, मैं पास हो जाऊं, आगे का बोले मैं खुद संभाल लूंगा। मतलब दे आर नॉट इनटू द थिंग कि सर मुझे ये कंपनी लॉ के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उस चीज में नहीं है बच्चे। बच्चों का मकसद जो है वो नॉलेज गेन करना नहीं है, बल्कि क्या गेन करना है? डिग्री गेन करना है। एक बार बोले नाम के सामने CS नाम का जो प्रीफिक्स है ना वो लग जाए, उसके बाद तेरा भाई क्या करेगा? आतंक मचा देगा बोले इस प्रोफेशन के अंदर। अरे लेकिन मेरे भाई, जब तक के आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जब तक आपको यह समझ में नहीं आता कि लॉ में जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे, आप आग नहीं लगा पाएंगे इस प्रोफेशन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप कहते हो कि नहीं सर मेरे से ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, मेरे को रट्टा मारना, ठीक है, पहली बात तो मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं, बट स्टिल एक मौके के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपको किसी और सब्जेक्ट में रट्टा मारना है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका जो है ना इसमें आप रट्टा मारने की बात नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? ये सब्जेक्ट कंपनी लॉ, ये एक्ट जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे नहीं बल्कि जब आप प्रोफेशनल में जाएंगे तो वहां पे भी काम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे, अगर आप जॉब करेंगे या फिर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एज द केस में भी, दोनों ही केसेस में ये वाला सब्जेक्ट जो है वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये लगा लीजिए
कि ये सब्जेक्ट जिंदगी भर आपके बगल में साथ चलने वाला है। इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका टारगेट ये है कि कम से कम 60 to 70 मार्क्स आप सिक्योर करें, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, कंसेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये कंसेप्ट्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग रहा होगा, तो भी मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज उस चीज से पीछे मत हटना और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को क्या करना, क्लियर करने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है ये यहां पे आता है, जिसमें अगेन स्टूडेंट्स को ना काफी सारे डाउट्स हैं। सर बोले पढ़ाई कहां से करें, सर बोले कुछ लोग जो है वो हमें कहते हैं कि मॉड्यूल को पढ़ो, मॉड्यूल बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि मॉड्यूल के साथ साथ में बेरेक्ट जो है उसको भी पढ़ना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो फैकल्टी ने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उतना ही आप पढ़ लीजिए, वही काफी है। सो दिमाग में इतना कंफ्यूजन हो चुका है कि 4 अलग अलग लोगों ने 4 अलग अलग बातें जो है वो बता दी, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बात को फॉलो करूं। तो आई होप कि आज ये दुविधा आपकी जो है वो यहां पे क्लियर हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो प्रेफरेंस के हिसाब से, बहुत ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं यहां पे बता रहा हूं कि सबसे बढ़िया क्या होगा कि अगर बेयर एक्ट को पढ़ा जाए। पूरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पूरी बात खत्म होने के बाद में ही आप अपना एनालिसिस जो है ना वो कीजिएगा। सबसे पहली बात, बेयर एक्ट सबसे अच्छी चीज है, सबसे बेहतरीन चीज है, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा, सर जो आपके इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने आपको जो मॉड्यूल प्रोवाइड किया है वो दूसरा सबसे बेहतर वाला सोर्स है पढ़ाई करने का, ठीक है। और फिर उसके बाद में लेकिन एक डायलेमा यहां पे आता है, एक प्रॉब्लम, ये दोनों ही केसेस में आती है। क्या सर, सबसे पहली बात, अगर मैं बेयर एक्ट की बात करूं तो बेयर एक्ट जो आपका दिया हुआ है, बेयर एक्ट जो आपका दिया हुआ है वो आपका तकरीबन 700 पेजेस का मिलेगा। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, 700 पेजेस का सिर्फ बेयर एक्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप रूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप, रूल्स की बात करते हैं, तो सारे रूल्स का मिला के तकरीबन 500 पेजेस जो है वो लगा लीजिए। कितने पेज हो गए कुल मिला के, सब 1200 पेज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी बात, सर इसके अंदर लीगल लैंग्वेज का यूज किया गया है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है वो वहां पे यूज करी गई है। क्या आप उस लैंग्वेज को सीधा सीधा समझ पाएंगे, शायद हाँ शायद ना। अगर समझ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हम इस पर्टिकुलर कोर्स में एकदम नए नए हैं, हम एक्सपर्ट नहीं बने। प्रवीण सर की तरह हमें 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है ये वाली चीज के अंदर। 10 साल का तो टीचिंग का हो गया, उसके अलावा उसके पहले 3 साल जो मैं खुद पढ़ रहा था, टोटल अगर मैं बात करूंगा तो 10 + 3 13 साल का एक्सपीरियंस यहां पे हो रहा है। उसके बाद मैं बेरेक्ट से पढ़ाई कर सकता हूं, एक्सपीरियंस आ चुका है। लेकिन आप अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो वो पबजी में बोलते ना, नूब आ गया है, ठीक है। बुरा मत मानिएगा ये वाली चीज का, लेकिन यस ये वाली फील्ड में अभी आप एंटर कर रहे हो, स्टार्टिंग आपकी है, बिगिनर आप हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आप नूब हैं, प्रो प्लेयर अभी तक आप इसके बने नहीं हैं। तो बेयर एक्ट से पढ़ना आपके लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पहली बात। दूसरी एक और बात, क्या आपके पास में इतना टाइम है कि आप बेयर एक्ट से पढ़ाई कर पाए? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम टाइम की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव का जो आपका एग्जाम होता है वो 9 महीने के बाद में होता है। CSWT का जो रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद में मैक्सिमम टाइम की बात अगर मैं करूं तो 9 महीने का टाइम होता है। लेकिन सोचिए कि अगर आपने 1200 पेजेस को समझने के लिए इतना टाइम लगा दिया तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स को आप टाइम दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? जवाब है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, सर सेम थिंग मैं ICSI मॉड्यूल के बारे में भी बोल सकता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि ICSI का मॉड्यूल जो आपको पढ़ने में जाएगा, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, जो है मैं वो बता रहा हूं, मैंने खुद ने पढ़ के देखा है। मेरे स्टडी के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा बोर गया, ठीक है। इनिशियली मैं आपको बता रहा हूं, जब अपन कोई भी इसमें कोर्स में एंटर करते तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हाँ ठीक है इतनी बड़ी बुक है मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, वो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, मुझे आज भी याद है 10 दिन मुझे लग गए थे एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए।
क्योंकि दुनिया भर की बातें जो है वो वहां पे लिखी होती है। क्या मेरे पास में इतना टाइम है कि मैं उस पूरे के पूरे मॉड्यूल को अच्छे तरीके से डेप्थ में जाके पढ़ पाऊंगा और बाकी सिलेबस भी कंप्लीट कर पाऊंगा? आई विल से नहीं, इट विल नॉट बी पॉसिबल। आई हैव ट्राइड इट। मैं आपको एकदम फ्रैंकली बता रहा हूं, जब मैं एग्जीक्यूटिव में था मैंने मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश करी, बट आई फेल्ड। एंड उसके बाद में मैंने मॉड्यूल को हाथ भी नहीं लगाया, ना एग्जीक्यूटिव में कभी हाथ लगाया और ना ही प्रोफेशनल में कभी हाथ लगाया। दोनों ही स्टेजेस पे जो फैकल्टीज ने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए थे वो नोट्स को मैंने रिलाय करके चला और उसके बेसिस पे मैंने पढ़ाई करी। ठीक है सर, ये ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सर? नोट्स बाय रिस्पेक्टिव फैकल्टी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां कोई अपनी तारीफ करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, जितने भी फैकल्टीज होंगे ऑल ओवर इंडिया जो लॉ पढ़ाने का काम करते हैं, मैं हर फैकल्टी के नोट्स की बात यहां पे कर रहा हूं। यह आपका तीसरा सोर्स हो सकता है। ठीक है, और आपको सबसे पहले ये वाले सोर्स पे ही रिलाय करना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा सर? बेयर एक्ट और आईसीएसआई मॉड्यूल अगर मैं इस पे ध्यान देने की कोशिश करता हूं तो कंपनी लॉ शायद मेरा हो जाएगा, बट बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। दूसरी बात यह कि आपने अपने फैकल्टी को फीस पे करी है। क्या करने के लिए सर? पढ़ा के देने के लिए। एक बात बताइए कि अगर आपकी फैकल्टी को आपने फीस पे किया है, मुझे भी आपने फीस पे किया, ठीक है, तो ऐसे केस में दिस इज आवर ड्यूटी, ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हम आपको बेयर एक्ट का जो कंटेंट है, मॉड्यूल का जो कंटेंट है, उसको इजी लैंग्वेज में मोल्ड करके, कौन से लैंग्वेज में? इजी लैंग्वेज में मोल्ड करके आपके सामने हम उसको प्रोवाइड करें। हमको कोई शौक थोड़ी है कि हम यहां पे नोट्स बना दें, उसके लिए प्रिंटिंग का खर्चा जो है वो भी लगाएं और फिर आपको नोट्स प्रोवाइड किया। आर यू गेट द पॉइंट? क्यों ये करना पड़ता है? दिस इज आवर ड्यूटी, जितनी भी फैकल्टीज है, राइट? तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो भी फैकल्टी के नोट्स आप रेफर कर रहे हैं, उन नोट्स पे आपको ट्रस्ट करना रहेगा और उसको ही पहले अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए? कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मॉड्यूल से पढ़ना है, मैं मना नहीं कर रहा। बेयर एक्ट पढ़ना है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप चूंकि इस पर्टिकुलर चीज में नए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो बिना एक्सपीरियंस के अगर आप किस चीज को उठा रहे हो भाई साहब? खतरनाक वाली चीज को उठा रहे हो, ठीक है, या उससे थोड़ी सी कम खतरनाक वाली चीज को उठा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, शायद आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए सीएस से, ऐसा भी हो सकता है, काफी लोगों का हुआ है ऐसा, राइट? तो ऐसे केस में सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो फैकल्टी के नोट्स को देना चाहिए। दूसरा, मॉड्यूल पढ़ना चाहते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं वापस से बोल दे रहा हूं कि आपका मॉड्यूल, आपका बेरेक्ट जो है वो आपके लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ है, राइट? लेकिन आप मॉड्यूल तब पढ़िए जब आपको उस कंटेंट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस जो है वो आप किसको देंगे? मॉड्यूल को। मतलब क्या वैसा? मतलब ये है कि सबसे पहले जो आपको वीडियो क्लासेस दी गई हैं, ठीक है, प्लस आपको जो रेगुलर वाले नोट्स दिए गए, ठीक है, रेगुलर नोट्स जो आपको दिए गए हैं, बस ये दो चीजों को आप अच्छे से कर लीजिए। मेरा कहना यह है कि इतना अगर आपने कर लिया, इतना अगर आपने कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से चीज में सेटल नहीं होते हैं, उनको और इलॉबरेट करना होता है और डेप्थ में जाना होता है। देन आई विल से कि एक बार ये बेसिक वाला नॉलेज आपके पास में आ गया ना, तो उसके बाद यू गो टू द मॉड्यूल। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि एक तरफ फैकल्टी के वीडियोस चल रहे हैं और आपने फैकल्टी के नोट्स नहीं खोल के क्या ओपन किया हो? आपने मॉड्यूल ओपन किया हो और आप उसमें से मैच करने की कोशिश कर रहे हो। पागल हो जाओगे, सीधा सीधा बता रहा हूं, पागल हो जाओगे आप। समझ में भी नहीं आएगा कि अरे कहां से कहां क्या चल रहा है भाई साहब। मॉड्यूल का इंडेक्स कुछ और दिया हुआ है, फैकल्टी का इंडेक्स कुछ और दिया हुआ है, राइट? सर ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है, द रीजन बीइंग कि आपकी जो फैकल्टी है जिसको इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको ये पता है कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाना चाहिए और कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ाया जाना चाहिए। बट वही टॉपिक आपके मॉड्यूल में उल्टा दिया होगा,
जो टॉपिक बाद में होना चाहिए वो उन्होंने पहले दे दिया, जो पहले होना चाहिए वो उन्होंने क्या कर दिया, बाद में दे दिया। राइट? तो ऐसे केस में सीक्वेंस जो है वो वहां पे नहीं बन रहा है मॉड्यूल में, और अगर फैकल्टी भी वही सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश करेगी तो अगेन आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है? तो आप मॉड्यूल रेफर करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट रेफर करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सबसे पहले जो फैकल्टी के क्लासेस अगर आपने परचेज किए हैं तो पहले उसको पूरा निपटा लीजिए। वो करने के बाद में जो रिवीजन आप कर रहे हैं वो कहां से कर लो, मॉड्यूल से कर लो। फिर उसके बाद में और एम्पल टाइम अगर आपके पास में है तो एक नजर किस पे मार लो, डायरेक्ट पे मार लो। ये समझ में आया? तो ये बात जो है उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज व्हाट, लर्न टू बिकम प्रोफेशनल। बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को इस चीज का अभी तक इल्म नहीं हुआ है, मतलब अगर आपको ऐसा फील नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहां आज फील करवा देता हूं। क्या सर, कंपनी लॉ आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। कंपनी लॉ कुछ लोग 11th 12th में भी पढ़ते हैं कॉमर्स के अंदर, ठीक है, लेकिन कंपनी लॉ जो आप यहां पढ़ रहे हो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये कंपनी लॉ पढ़ने के बाद में, सीएस बन जाने के बाद में आपके सामने नाम लगने वाला है सीएस प्रवीण चौधरी। बहुत ही प्राउडली मैं ये नाम लेता हूं, सीएस प्रवीण चौधरी, बहुत ही प्राउडली मैं ये नाम जो है लेता हूं अपनी जिंदगी में। ठीक है, आप भी लेंगे, बट क्या मैं कह सकता हूं कि इस चीज की एक कीमत है? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे को एक बात बताइए कि क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? आपका जवाब आएगा यस सर। लेकिन क्या मैं आपका कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी या हार्दिक पांड्या से कर सकता हूं? आपका जवाब आएगा नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि आप जो क्रिकेट खेलते हैं वो शौक के लिए खेलते हैं, लेकिन वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए खेलते हैं। दे आर अकाउंटेबल, yes or no, they are account, they have to perform, वो प्रोफेशनल लोग हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सेम ऐसे ही अगर मैं आपकी और एक सिंपल ग्रेजुएट वाले बंदे का कंपैरिजन करने की बात करूं, तो जितना नॉलेज आपको है उतना ही ग्रेजुएशन वाले को है। कोई फर्क होगा? नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो नॉलेज है वो और ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए? कैन आई से दिस? जवाब आएगा बिल्कुल साफ। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा राइटिंग प्रैक्टिस। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। मैं सबसे बड़ी गलती आपको बताता हूं जो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में या इस सब्जेक्ट में या किसी भी लॉ सब्जेक्ट में हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या सर वीडियो क्लासेस को देख लिया, नोट्स को पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं पेपर को लिखने की बात करूं, अगर मैं लिखने की यहां पे बात करूं, तो आप सीधा एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे तकरीबन 40% के आसपास लगा लीजिए। मैक्सिमम तो नहीं बट 40% के आसपास बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई यहां कर लेंगे और सीधा 9 महीने के बाद जब एग्जाम होगा ना, वहां जाके राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे सर मेरे को 60-70% मार्क्स तो छोड़ दो, 40 भी नहीं आए। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? सर मैंने आपको क्या कहा? यू आर अ प्रोफेशनल। नाम के सामने कंपनी सेक्रेटरी वर्ड जो है वो लगने वाला है, और अगर आप अपने जो जवाब लिख रहे हैं वो लेमैन लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो क्या मतलब आएगा? राइट? आपको क्या करना है बेटा? आपको यूज करना है कुछ प्रोफेशनल वाले लीगल वर्ड्स। क्या यूज करना है? प्रोफेशनल वाले लीगल वर्ड्स। सर मतलब समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आगे चल के ये 6 वाले पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है, और उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रोफेशनल लीगल वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है रीड विथ, नॉर्मल लोग उसको यूज करते हैं एंड। आम लोग जो होंगे वो क्या कहेंगे? एंड कहेंगे। हम क्या कहेंगे? रीड विथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज हियर विथ, ठीक है, या फिर डू हियर बाय, या फिर देयर टू, या फिर देयर ऑफ, या फिर परसुएंट टू, ठीक है, या फिर उसके अलावा
देयर ऑफ हो गया, डू हियर बाय हो गया, सोलेमली, सोलेमली अफर्म, या अफर्म तो ठीक है, नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, रिजॉल्व्ड, गॉट इट। दीज आर सम टाइप ऑफ द प्रोफेशनल वर्ड्स जो कि आपको अपने राइटिंग में यूज करना चाहिए। इनिशियली जब मैं ये चीज बताता हूं बच्चे को तो ओ ऐसा करना पड़ेगा क्या सर, ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी पढ़ाई करके सीधा 9 महीने बाद जो एग्जाम देने जाओगे उसमें इन वर्ड्स को यूज करने की बात करोगे, नहीं हो पाएगा साहब, सवाल ही पैदा नहीं है। सर कैसे हो पाएगा? हो तब पाएगा जब आप इन प्रोफेशनल वर्ड्स को लिखने की क्या करेंगे सर, अगर आप इनको लिखने की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। सर उज़ैन बोल्ट नाम सुना है क्या आपने? बोले हाँ सर सुना है, अभी तो रिटायर हो गए। बोले साहब वो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अपने करियर में अगर मैं प्रोफेशनल दौड़ करने की बात करूं, कितने घंटे दौड़े वो, टोटल कितने घंटे के लिए उनकी सारी मतलब पूरी जिंदगी की जो उनकी दौड़ हुई है वो कितने घंटे की हुई होगी तुम्हारे हिसाब से? शायद आपने सुना भी होगा कहीं पे, जब रिटायर हुए थे उस टाइम पे ये बहुत बताया गया था, सोशल मीडिया पे बहुत बताया गया था, न्यूज में बताया गया था कि मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे तो 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो रेस को उसमें दौड़े, मतलब ट्रैक पे, सॉरी रेस को उसमें तो घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है, ट्रैक पे अगर आप बात करेंगे कितने मिनट, 1 मिनट से भी कम टाइम। लेकिन उस 1 मिनट से भी कम टाइम की जो उनको फाइनल रेस लड़नी थी उसके पहले उन्होंने 22 साल 22 इयर्स अपनी जिंदगी में वो दौड़े प्रैक्टिस के तौर पर, तब जाके वो परफेक्शन कहां पे आ पाया, फाइनल में आ पाया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अभी पॉइंट ऐसा है कि अगर आप यहां पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं इन प्रोफेशनल वर्ड्स की, और अगर आप एग्जाम में जाके लिखने की बात करते हैं, लिख पाएंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर क्या करना होगा हमको? मैं सिंपली आपको कहना चाहूंगा यहां पे आपके पास में सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास में सॉल्यूशन ये है कि आप ICSI के वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, वहां पे आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उनमें से एक एक क्वेश्चन को उठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि नहीं सर मेरा तो अभी तक कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप CS काट इंडिया का ऐप आता है एक, ठीक है, जो कि आपको गूगल स्टोर पे मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये वाले ऐप के अंदर आपको दिया हुआ है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, राइट? चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पेपर को डाउनलोड करो, सॉल्व करो। या अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर कहां ये सब चीजें करते बैठेंगे, तो तीसरा बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं कि आपको डेली का 1 क्वेश्चन जो है ना वो आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, अपने ही अगर आप बुक्स में देखोगे तो वहां पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को लिखो, उसका आंसर लिखने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। दूसरा, जो प्रोफेशनल राइटिंग आपकी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल राइटिंग में इंप्रूवमेंट जो है वो आपको मिलेगा। ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको प्रोफेशनल आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर ये नहीं करोगे तो बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। अब ये तीसरे पॉइंट के बेसिस पे मैं सीधा एक काम करता हूं, मैं ना 6th वाले पॉइंट पे आता हूं क्योंकि ये यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है मैंने? ये इकलौता एक ऐसी चीज है जो मैंने हिंदी में लिखी है, नाम क्या है? रामबाण। अब ये रामबाण क्या होता है ये अभी फिलहाल तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने अपने परिवार के साथ मिलके रामायण जो है वो भर भर के देखी होगी, ठीक है। रामबाण मतलब एक ऐसा बाण जो भगवान राम ने यूज किया जिसका कोई इलाज नहीं है सामने वाले के पास, सामने वाले को हार माननी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं कंपनी लॉ में बात करूं तो हमारे पास में रामबाण जो है वो है 3 चीजों को स्पेसिफाई करना। एक सेक्शन,
दूसरा रूल्स, अरे सर नहीं मेरे को नहीं खेलना सर आगे, नहीं सर ऐसी गंदी गंदी बातें अगर आप करोगे ना मेरे को सुनना ही नहीं बोले आपकी बातें, मेरे को आपसे मेरे को चाहिए नहीं बोले कुछ। अरे एक सेकेंड, माना कि सेक्शन नाम की जो चीज है इससे आपको थोड़ा डर लगता है, माना रूल्स नाम की जो चीज है उससे आपको थोड़ा डर लगता है, और तीसरा ये लिखूंगा तो आप शायद वीडियो को ही बंद कर दो, क्या, केस लॉस। अरे सर क्यों दुखती रगों पे हाथ रख रहे हो सर, हमको केस लॉ के नाम वाम ना कुछ भी याद नहीं होते, ये सब हमारे सामने मत बताओ। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात, क्या सर कोई भी चीज जिससे हमको प्रॉब्लम होती है अगर हम उससे दूर भागेंगे ना वो चीज हमारे डर का फायदा उठा के उतना ही हमारे ऊपर हावी होगी और उतना ही हमें क्या करेगी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। गॉट इट? ऑल्दो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको टैकल करना इज क्वाइट इजी, आसान है। कैसे है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है? और अगर ये चीज आपको जमी अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो अगेन कहना चाहूंगा कि लाइक वाला जो बटन है ना उसको हिट पक्का कर देना, कमेंट करके बताओ तो और भी अच्छी बात, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिए सर, अगर मैं यहां सेक्शंस की बात करूं, ठीक है सर, कंपनी लॉ के अंदर कुल मिला के 470 सेक्शंस हैं। क्या ये सारे सेक्शंस को याद करना पॉसिबल है? मैं कहूंगा नहीं सर, 470 सेक्शंस को अभी याद कर लेना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आई सेड कोई ऐसा इंसान जो एकदम दीवाना होगा सेक्शंस के पीछे वो कर भी लेगा, हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक सेकेंड, क्या मैं कह सकता हूं कि शायद 470 सेक्शंस याद ना भी हो पाए, बट कुछ तो हो सकते हैं, 100, 150, 200, ठीक है? आज मैं आपको यहां पे टेक्निक जो है वो बताने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूं कि 100 सेक्शंस को याद करना आसान है। कितने? 100, अराउंड 100। मतलब हम कोशिश करेंगे शायद 300 के लिए, तो उसमें से कितने याद हमको हो जाएंगे? 100 याद हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी कोशिश करी नहीं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमेंट करके बताइएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेक्शंस को याद करने के लिए कोशिश तो भी करी? मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे, 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सेक्शन देखा, अरे नहीं ये तो देखना ही नहीं है, सेक्शन पे हाथ रख के बाकी का पढ़ लेते हैं। हाँ, कंसेप्ट रोल अपने को समझ में आ जाना चाहिए, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान दीजिए, क्या अगर आप सेक्शंस को याद करने की कोशिश करते तो आपको ये सेक्शंस जो हैं वो याद हो जाते। क्या करना चाहिए? 2 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, आपको क्या करना होगा, आपको ग्रुप बनाना होगा। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसे में आप ग्रुपिज्म करने की बात कर रहे हो, या मम्मी घर से बाहर निकलने नहीं देती। अरे भाई साहब एक मिनट, तुम्हारा ग्रुप नहीं, सेक्शंस का ग्रुप बनाना होगा। अरे वो कैसे बनता है? बहुत ध्यान से सुनिए सर, अगर मैं ये ग्रुप के हिसाब से बात करूं तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स। अब ये सारे चैप्टर्स का नाम तो मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अगर उनमें से मैं कुछ चैप्टर्स की बात करूं तो जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है? उसके अलावा दूसरा जो चैप्टर आपका है उसका नाम है शेयर कैपिटल। उसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? डिबेंचर्स। फिर उसके बाद में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिपॉजिट्स। फिर एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? चार्जेस, ठीक है? ये चैप्टर्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, आपके इंडेक्स में भी मिल जाएंगे, आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। क्या आपने कभी दिमाग लगाया है, ऐसा सोचा है कि अगर मैं इस पहले चैप्टर की बात करूं तो कहानी कौन से सेक्शन से शुरू होती है और कौन से सेक्शन पे खत्म होती है? क्या कभी आपने सोचा? नहीं। क्या कभी आपने अपने हाथों से, अपने इन शुभ हाथों से आपने उसको नोट डाउन किया? आपका मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा नहीं सर हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, 470 सेक्शंस को ना डिवाइड कर डालो, डिवाइड एंड रूल, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मैं ये चैप्टर की बात करूं सर, सेक्शन नंबर 43 से कहानी शुरू होती है, 70 तक जाती है। डिबेंचर्स की बात करूं सर, एक ही सेक्शन है यहां तो 72। डिपॉजिट की बात करूं सर, 73 से कहानी शुरू होगी, 76 तक जाएगी। सर चार्जेस, सर 77 से कहानी शुरू होगी और 87 तक जाने वाली है। क्या कर दिया मैंने यहां पे ना ग्रुप बना दिया। सबसे पहला काम,
इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो बर्डन मेरे दिमाग में 470 सेक्शंस का था वो अब कुल मिला के सिर्फ 20 सेक्शंस का ही रह गया फॉर दैट चैप्टर। ठीक है, ये 20 सेक्शंस में से क्या मैं कह सकता हूं कि कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 सेक्शंस के बारे में तो मुझे याद हो सकता है ना। 20 में से 5 तो याद हो सकते हैं, हां या ना? बिल्कुल सर, ज्यादा भी कर सकते हो। कई लोग 10 भी कर लेते, कई लोग 15 भी कर लेते, कई लोग 18 भी कर लेते, अगर वो टेक्निक आपने यूज करी तो, नॉट अदरवाइज। ठीक है, फिर उसके बाद में शेयर कैपिटल, सर बोले यहां पे जितने भी आपके सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें से 5, 10, 15 कुछ तो याद होंगे। गॉट द पॉइंट? डन। तो ये एक तरीका क्या करना है, ग्रुप बनाना। दूसरा, आपको एक काम और भी करना है जिसको हम नाम दे सकते हैं लिंक लगाना है। क्या करना है? लिंक लगाना है। सर कहां लिंक विंक की बात कर रहे हो आप यहां पे? मतलब एक तो वैसे हम यहां पे कुंवारे बैठे, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, सिंगल बैठे, ऊपर से आप लिंक लगाने की बातें कर रहे हो। अरे भाई साहब, फिर से आपका लिंक नहीं लगाना, किसका लगाना है? सेक्शंस का। सर कैसे? समझ नहीं आया, बताता हूं आपको। मैं ना पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, पढ़ाई कर रहा था और मेरे सामने ना टॉपिक चल रहा था कौन सी कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। और मैं ना याद करना नहीं चाहता था, बट पता नहीं कभी पुराना पढ़ा हुआ था जमाने पहले, तो मेरे को याद आ गया कि इसका सेक्शन जो है ना वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 है, या फिर जहां मैं पढ़ रहा था वहीं पे लिखा हुआ देख लिया मैंने। ठीक है, बट एक सेकेंड, मैं ना नंबरिंग के बारे में सोच रहा था, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे सोच रहा था। तो मैं सोचा कि 45 के बाद में क्या आता है, 46। तो मैं सोच रहा था कि यार 46 में कोई चीज के बारे में बात करी गई होगी, कौन सी चीज के बारे में बात की गई। तो मेरे को ना अचानक से ऐसे लिंक लगा और मैंने कहा कि सर होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात सुनो सर, जहां दिमाग में होल्डिंग कंपनी हिट हुआ, क्या मैं कह सकता हूं कि दिमाग में सब्सिडरी कंपनी भी हिट हो जाएगा? क्योंकि होल्डिंग कंपनी आई तो सब्सिडरी कंपनी भी दिमाग में आएगी, हाँ या ना? बोले हाँ सर। तो एक सेकंड, सब्सिडरी कंपनी के सब सेक्शंस को याद करने की मैंने क्या करी, कोशिश करी, तो याद आया कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 हो गया यार। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 जो है वो कौन सी कंपनी की बात करता है? सर सब्सिडरी कंपनी की बात करता है, हाँ है ना? बोले हाँ सर। फिर उसके बाद सर अगर सब्सिडरी कंपनी दिमाग में आता है तो एक और कंपनी का नाम दिमाग में आता है जिसका नाम क्या है, एसोसिएट कंपनी। याद करने की कोशिश कर नहीं रहा था, अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं आए कोई बात नहीं, जाने दे। ठीक है, तो एसोसिएट कंपनी का भी मुझे याद आ गया और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6। अच्छा दूसरा एक और ध्यान दो, क्या सर बोले यहां सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 है, तो 88 किसका है? 88 किसका है? मैंने कहा नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर दैट। बस इसी आसानी से ना इसको जाने दो, कोई बात नहीं। याद आया बहुत अच्छी बात है, याद नहीं आया गो टू हेल, नहीं करना मुझे याद, कोई बात नहीं, जाने दो। समझा? अगर दिमाग पे बर्डन लेके सेक्शन को याद करने की कोशिश करोगे, याद होने वाले नहीं है। दूसरी बात, दिमाग में यह बात बैठा लेना कि भाई साहब पूरे 470 सेक्शन याद नहीं हो सकते, जितने होंगे उतने को करने की कोशिश कर लेता हूं। एक और दूसरा देखो, क्या सब बोले हमको ये पता है कि कंपनी की अगर बात की जाए तो 3 टाइप की होती है, एक ओपीसी, दूसरा प्राइवेट और तीसरा कौन सा, पब्लिक। अगर कंपनी लॉ पढ़ रहा हूं और इनके क्लॉजेस के बारे में मुझे नहीं पता ना, तो डूब के मर जाना चाहिए। कम से कम इतना तो मुझे पता होगा कि इसका सेक्शन 2 क्लॉज 62 है, इसका सेक्शन 2 क्लॉज 68 है, इसका सेक्शन 2 क्लॉज 71 है। इतना तो पता होना चाहिए, इतना पता है। लेकिन एक सेकंड वापस से नंबरिंग की बात करते हैं। सर यहां 71 आ रहा है, 71 के पहले आपका आता है कौन सा, 70। सर इसके अंदर डिफाइन किया गया है किसके बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में। फिर 70 के ऊपर आता है 69, सर इसमें डिफाइन किया गया है किसके बारे में, पिरोमोटर के बारे में। सर इसके ऊपर आता है 68, 8 तो यहां पे आएगा सर। फिर उसके ऊपर आता है 67, किसके बारे में है, नहीं पता मेरे को तो नहीं पता, मैं तो नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फील पॉजिटिव अबाउट द फैक्ट
कि आपको ये दो चीजों के बारे में पता था, ठीक है। या फिर उसके बाद में यहां पे हमने क्या कहा सर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45। सर दिमाग में ना कुछ तो भी 40 और आ रहा है, कुछ तो भी आ रहा है दिमाग के अंदर। क्या सर? 42 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42 किसकी बात करता है? सब फॉरेन कंपनी की बात करता है। बस ऐसे ही गेम खेलने का पूरा ऐसे ही गेम खेलो भाई साहब, हो जाएगा याद, मजा भी आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सर यहां ना ये कंपनी वर्ड आपने यूज किया, कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 के अंदर। फिर उसके बाद सर कंपनी जो है ना वो काइंड ऑफ एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट की बात की जाए तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 में डिफाइन किया गया, नहीं सॉरी 11 में, ठीक है, क्लॉज नंबर 11 में डिफाइन किया गया। फिर सर ये 10 और 11 के बीच में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ठीक है, हर बार होता है सर। क्यों हुआ ऐसा? सर इसलिए क्योंकि मुझे ये याद आया बाद में अचानक से कि 210 जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। क्या बात है। फिर उसके बाद सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको मिला के बना होता है? सर बोले इसमें होता है डायरेक्टर्स। कौन होते हैं उसमें? डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर्स के बारे में कहीं पे डिफाइन किया गया? बोले बिल्कुल, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 34 के अंदर डिफाइन किया गया। 34 या 54 कंफ्यूजन हो रहा है, ध्यान नहीं आ रहा, बट ठीक है, कुछ तो याद आया, कुछ तो याद आया। फिर अचानक से आपके दिमाग पे क्लिक होगा कि अरे डायरेक्टर्स जो है उसमें तो एक डायरेक्टर होता है जिसको आप एमडी का नाम देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। सर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात अगर आप करोगे तो इसको डिफाइन किया गया है 34 में या फिर 54 में, एज द केस में भी। थोड़ा सा डाउट गया, जाके चेक कर लेने का, देख लेने का, कंफर्म कर लेने का, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। बट पॉइंट क्या है कि यहां मैं क्या कर रहा हूं? यहां मैं गेम खेल रहा हूं, काइंड ऑफ जो पजल वर्ड होता है या फिर आपका क्रॉसवर्ड होता है ना, वो वाला गेम यहां पे खेल रहा हूं। खेलो ना। क्या ऐसा आपने किया अभी तक? नहीं किया। लिंक लगाया? नहीं लगाया। ग्रुप बनाया? नहीं बनाया। कहां से सेक्शन से आ दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? रूल्स के बारे में। अगर मैं रूल्स की बात करूं, सबसे पहली बात तो ये, मैं खुद के वर्ड्स में अपने ही मुंह से ही आपको बोल रहा हूं कि आपको रूल नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? पागल हो जाओगे। सर क्यों पागल हो जाएंगे? क्योंकि अगर आप रूल्स की बात करते हैं तो 33 से भी ज्यादा क्या है रूल्स आपको दिए गए। 33 से भी ज्यादा रूल्स आपको दिए गए और हर रूल के अंदर रूल नंबर 1, 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 ये आता ही आता है। अगर मैं मान के चलूं कि 33 रूल्स भी हैं तो 33 टाइम्स रूल नंबर 1 आएगा, 33 टाइम्स रूल नंबर 2 आएगा। अब बताओ कौन से रूल्स के रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अरे सर मत पूछो, पागल हो जाऊंगा सर मैं तो एकदम। क्या हो जाऊंगा? मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगा, मेरे को मत पूछो सर, ठीक है। तो रूल का नंबर याद करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आई विल से कि यू शुड रिमेंबर द रूल नेम। रूल का नाम जो है ना वो याद होना चाहिए। सर रूल का नाम 33 प्लस से भी ज्यादा रूल्स है, उसका नाम याद करना है? कैसे होगा सर? अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए बाजू में जो आपके चैप्टर का नाम है लगभग वही आपके रूल का भी नाम है। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि 2 चैप्टर्स को मिला के एक ही रूल दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पहले वाले की बात करूं तो रूल का नाम क्या है? कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं, ये आपका इसको और इसको मिला के, ये दोनों को मिला के एक ही रूल है। क्या? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। बस ये दोनों का नाम रिपीट कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं अगले रूल की बात करूं, बस एक ही टॉपिक पे, क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। अगर फिर उसके बाद में मैं अगले वाले की बात करूं, चार्जेस, नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो चैप्टर का नाम है लगभग वही रूल का नाम है, लेकिन ये हमने कभी कंफर्म करने की कोशिश करी ही नहीं, उसकी वजह से रूल के नाम हमको याद नहीं होता, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है तीसरा सबसे खतरनाक वाली चीज जो कि आपको लगती है, वो है क्या? केस लॉज के नाम। सब बोले ना जिंदगी में 2 ही नाम याद हुए, एक तो वो सैलोमन अंकल वाला और दूसरा वो ब्रेटली का भाई जो था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग वाला। ये 2 ही नाम याद हुए, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं हुआ। तो मेरा आपसे ये कहना है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी केस लॉ का नाम आपको याद हो जाता है बहुत ही अच्छी बात, मतलब ये लगा लो कि दिस इज सोने पे सुहागा,
बट अगर याद नहीं होता है तो यह मत समझना कि तुम हो अभागा। मतलब ये कि आपको केस लॉ का नाम याद नहीं रखना है, उनकी शादी थोड़ी करवा के आनी है भाई साहब। क्या करेंगे केस लॉ का नाम याद करके? मत करो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो दिमाग पे। लेकिन हां, उस केस लॉ के अंदर क्या प्रोनाउंसमेंट आया था, क्या प्रोनाउंसमेंट आया था, या फिर क्या डिसीजन सुनाया गया था, या फिर क्या प्रोविजन बनाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको वापस से। सर वो माइनर का टॉपिक है, उसमें ना कोई नंदिता जैन नाम का केस है, और एक और केस है, वो कुछ दिलबाग सिंह नाम का केस है। सर पूरा नाम क्या है? नहीं पता। लेकिन हां, उसमें यह डिसाइड किया गया कि माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, बट दो बातें। सबसे पहली बात, सर उसके पास में फुल्ली पेड अप वाले शेयर्स होने चाहिए, और फ्यूचर में कोई लायबिलिटी जो है वो उसके ऊपर अराइज नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दोज फुल्ली पेड अप शेयर्स। और दूसरे केस में ये कहा गया था कि उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन जो है ना, उसको साइन करना पड़ेगा। कौन से केस में क्या कहा गया यार, ये ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बट आपको इतना भी याद आ गया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सवाल आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि बताओ नंदिता के केस में क्या हुआ था, ये थोड़ी पूछ रहे। क्या पूछ रहे? माइनर मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता, दिस इज द क्वेश्चन। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बराबर है? तो उसका जवाब अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। केस लॉ का नाम नहीं लिखा, बट उसका आंसर जो वो तो आपको पता है ना, कंसेप्ट तो पता है ना। ठीक है, ध्यान से। मैंने क्या कहा आपसे? अगर सेक्शंस लिख पाओ बहुत अच्छी बात है, अगर रूल्स के नाम लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर केस लॉ के नाम लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस अटेम्प्ट में फेल होने वाले नहीं, इसका ये मतलब कतई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बी पॉजिटिव, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज मैटर करती है, वो क्या है बेटा? कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है, बात खत्म है, कोई टेंशन ही नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। सो इसके बेसिस पे अगर मैं रामबाण की बात करूं, ये तीन चीजों के बेसिस पे रामबाण, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं हमेशा कहता हूं, हर बच्चे को कहता हूं, क्या कि आप अपने आंसर के अंदर जितना हो सके उतना रामबाण को यूज कीजिए। कोई भी सवाल आपसे पूछा गया, उसका जवाब लिखना। मान लीजिए डिबेंचर का कोई क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे एज पर सेक्शन 71। सर सब सेक्शन नहीं भी लिखा तो भी चले, ठीक है। एज पर सेक्शन 71 किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर ये आपने ये शॉर्ट में लिखा, ऐसा चलेगा क्या? हाँ दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसके बाद प्रोफेशनल वर्ड जो मैं आपको कहता हूं हमेशा, रीड विथ, ठीक है। अगर मैं यहां पे आम लोगों की बात करूं तो वो क्या लिखते? एंड। हमने क्या लिखा? रीड विथ, ठीक है, ज्यादा प्रोफेशनल हो गया, तो मैं ये एंड हटा देता हूं यहां से। रीड विथ एप्लीकेबल रूल्स, क्योंकि रूल का नंबर तो भाई साहब हमने कभी याद ही नहीं किया, ठीक है। एप्लीकेबल रूल्स ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, ठीक है, डिबेंचर रूल्स 2014। अंडरस्टूड द पॉइंट? और उसके बाद में आगे का जो कंटेंट रहेगा वो आप यहां पे लिख देंगे। मतलब एनी हाउ आप जो आंसर अपना लिखने वाले थे वो ये इतना लिखने वाले थे, लेकिन अब हमने क्या किया? हमने यहां पे इसको भी ऐड कर दिया, और यही वाली जो चीज है ना, इसको मेरे लैंग्वेज में मैंने नाम क्या दिया है? रामबाण। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रामबाण। लेकिन एक सेकंड सर, आप में से कुछ लोगों का कहना होगा, सर सॉरी बट मुझे इस सेक्शन के बारे में नहीं पता, आई डोंट रिमेंबर कि डिबेंचर का सेक्शन 71 ही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी जगह पे आप लिख के आ सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो आगे दिया हुआ ही है। मत लिखो सेक्शन 71, सीधा क्या लिख दोगे? एज पर द प्रोविजंस। या फिर दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि सर बार बार हर क्वेश्चन में एज पर ऐसा लिखेंगे तो बोर नहीं हो जाएगा क्या एग्जामिनर?
एग्जामिनर के दिमाग पे उल्टा इंपैक्ट जो है वो तो नहीं पड़ जाएगा। तो ध्यान से सुनो भाई साहब, अगर एज पर नहीं लिखना है तो आप कुछ जगहों पे परसुएंट टू लिख सकते हैं, और या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू। परसुएंट टू या फिर अकॉर्डिंग टू, ये भी आप लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। और उसके अलावा कुछ और बताना है क्या? हाँ, क्या यहां पे मैंने लिखा है शॉर्ट में शेयर कैपिटल, कंपनी ये ऐसा ही लिखा तो चलेगा, लेकिन ये जो SC है इसको आप प्रॉपरली लिख के आओगे क्या? शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? गॉट इट? तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगर यहां की बात करूं तो एज पर लिख सकते हो, परसुएंट टू लिख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो। सेक्शन का नंबर याद नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि कहीं पे केस लॉ का नाम आता है। ठीक है। अगर मान लीजिए केस लॉ का नाम याद नहीं आता तो आप लिख सकते हैं, वापस से आप लिख सकते हैं एज पर लैंडमार्क केस। ठीक है। या फिर एज डिसाइडेड इन लैंडमार्क केस, या फिर पॉपुलर भी बोल सकते हैं, पॉपुलर केस। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इस तरीके से आप रामबाण को यूज करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने आंसर को लिख के आएंगे। अगर ये रामबाण को आप यूज करते तो जहां आपको 1 मार्क मिलना चाहिए वहां 2 मिलेंगे, जहां 2 मिलने चाहिए वहां 3, और 3 की जगह 4 भी आपको मिल सकते हैं। एग्जामिनर के दिमाग पे अच्छा इंपैक्ट ये डालने वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और चौथे पॉइंट के पहले मैं 5वां पॉइंट यहां पे कवर करना चाहूंगा। क्या है सर? रिविजन करना है। सर रिवीजन तो ठीक है, लेकिन आपने ये क्या किया यहाँ पे? शॉर्ट टर्म रिवीजन, मीडियम टर्म रिवीजन और लॉन्ग टर्म रिवीजन। मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं शॉर्ट टर्म रिवीजन की बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना होगा? आपको डेली रिवीजन करना होगा। अब ये एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक प्रॉब्लम, एक मिस्टेक जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्या? सबसे पहली बात तो सर बोले हमारे पास में जो फैकल्टी के लेक्चर्स आए ना, हमने क्या किया? हमने वो वीडियो क्लासेस और रेगुलर नोट्स जो भी आपके थे, ठीक है, उसको बोले हमने पढ़ लिया। तेरा भाई बोले दिन में 12 घंटे की पढ़ाई करता है। कितने घंटे? 12 घंटे। काय को? ऑल इंडिया रैंक लेके आना तेरे भाई को, या फिर पूरा का पूरा ग्रुप जो ना वो एक ही बार में क्लियर करने का, ऐसा आपने डिसाइड किया। लेकिन आपने सोचा ये 12 घंटे में मेरे को 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपने 3 घंटे कंपनी लॉ के वीडियोस देखे, फिर 3 घंटे टैक्स लॉ की वीडियोस देखे, फिर 3 घंटे SBC की वीडियो देखे, और फिर 3 घंटे JIGL की वीडियो देखे। ठीक है। ये 4 आपने जो सब्जेक्ट है उसको आपने क्या सोचा? कवर करता हूं, 12 घंटे दिन भर में पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है। और ये 12 घंटे आपने क्या किया? आपने पूरे 30 दिन के लिए पढ़ाई करी। ठीक है। 12 3 36, 360 आवर्स यहां पे हो गए। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में आपका क्या हो जाएगा? कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 महीने के बाद आप सोचोगे अरे भाई साहब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, चलो रिवीजन करना शुरू कर देते। कंपनी लॉ की आपने बुक उठाई, बोले बुक उठा के नहीं, बुक बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, कंपनीज एक्ट कब आया? 2013 का कंपनीज एक्ट है। कहां एप्लीकेबल होता है? सब पूरे के पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। उसके बाद में कितने सेक्शंस है? कितने सेक्शंस हैं? 432 नहीं 400, लास्ट में 0 था, 450 नहीं 400 ऐसा होगा। क्यों? अरे भाई साहब 1 मिनट, आपने 2 महीने पहले या आपने 1 महीने पहले कोई चीज को पढ़ा था, आज आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें आपने क्या पढ़ा था। हो जाएगा ये वो याद, ये रिकॉल हो जाएगा। कब? जब आपको ये याद हो कि उस दिन, जिस दिन आपने कंपनी लॉ पहली बार पढ़ना शुरू किया था, आपने डिनर में और लंच में क्या खाया था। है क्या यार? क्यों? सर 1 महीने पुरानी बात हो गई है, राइट? तो यही चीज यहां पे भी आते हैं ना मेरे भाई। रिवीजन, अगर आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवाइज करने की बात करते हो तो कैसे याद होगा?
एग्जाम्पल देता हूं आपको, मूवी देखी आपने चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। वो मूवी के अंदर अक्षय कुमार जो है वो जाता है चाइना किसी भी पर्पस, ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद में उसके जो दद्दू हैं मिथुन चक्रवर्ती, उसको गुंडे लोग मार देता है। फिर ये बोलता है कि नहीं, मेरे को कुंग-फू सीखना है और मुझे सामने वाले को मारना है। तो दीपिका पादुकोण का जो पप्पा होता है वो कुंग-फू मास्टर होता है। वो कहता है चल ठीक है मैं तेरे को सिखाऊंगा, लेकिन अक्षय कुमार क्या कहता है कि जो कुछ भी कुंग-फू के अंदर है ना, आज ही मुझे सिखा दो, पूरी तुम बोले अपनी क्लास मेरे को दे दो, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कर लेगा, बोले अपन बाद में जाके करेगा, आराम से करेगा। चलेगा क्या? नहीं। क्या होता है उस मूवी के अंदर, उसको सबसे पहले एक चीज दी जाती है करने के लिए कि आपको जो एक बांस का टुकड़ा होता है, काइंड ऑफ बेलन लगा लीजिए, उस पे ऐसे हाथ रख के उसको घिसना होता है, ठीक है। तकरीबन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो यही किए जा रहा है, बस यही किए जा रहा है। और फिर वो चिढ़ के अपने मास्टर को ये भी कहता है, क्या बोले एक ही चीज बार बार करा रहे हो, मूव चेंज करो, बोले कुछ और बताओ। तो उसको क्या बोलता है, ठीक है अब नीचे से कर, यानी कि जो उसका ये था बांस का जो टुकड़ा था वो हाथ के ऊपर, और बोले अभी यहां से ऐसे ऐसे कर। उसकी कितनी प्रैक्टिस करवाई। या कोई भी अगर आपने कुंग-फू की या ताइक्वांडो की अगर आपने मूवी देखी होगी तो वो क्या कहता है कि एक ही चीज को बार बार करो जब तक कि आप उसमें एक्सपर्ट ना बन जाओ। क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे 1000 मूव से टेंशन नहीं है, बल्कि मुझे डर तुम्हारे उस मूव से है जिसको तुमने 1000 बार क्या किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब ध्यान से सुनिए, आज जो आपने सुबह से लेके शाम तक पढ़ा, ध्यान दीजिए, यहां पे 3-3 घंटे मत पढ़ाई करो, वीडियोस को 3 घंटे मत देखो। अगर 12 घंटे का टाइम टेबल है तो क्या करेंगे, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे प्लस 1 आवर 1 आवर 1 आवर और 1 आवर क्या करेंगे, रिविजन करेंगे डेली। दिस विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए बीच में मैंने क्या लिखा है, मीडियम टर्म रिवीजन। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें हम वीकली रिवीजन करेंगे। 6 दिन आप अपनी रेगुलर क्लासेस कर लीजिए, और फिर संडे वाले दिन डिसाइड कर लो भाई साहब मेरे को ना पढ़ाई करनी नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं बोले ये प्रवीण चौधरी की शक्ल देखूंगा नहीं आज, कंप्यूटर चालू करके, लैपटॉप चालू करके, फोन को चालू करके, मैं नहीं देखना, मतलब नहीं देखना, वही इंसान को देख देख के पागल हो जाऊंगा बोले मैं। बट आज एक काम करते हैं, क्या आज ना 4 घंटे पर निकालते हैं और पूरे हफ्ते भर में 6 दिन में जो भी पढ़ा था ना सब कुछ रिवाइज कर डालते हैं। ये आपने क्या किया, डिसाइड किया। अंडरस्टूड द पॉइंट? वीकली हो गया, और फिर आता है लॉन्ग टर्म रिवीजन, वी कैन सिंपली से सब्जेक्ट रिवीजन। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसके बाद में ये रिवीजन जो है वो आपको करना रहेगा, या फिर सिंपली आप इसको नाम दे सकते हैं क्या, एंड रिवीजन। भाई साहब इसी में अगर आप देखोगे ना तो कितनी बार रिवीजन आप कर चुके हो, अगर आप रिवीजन इस तरीके से करते हैं तो। अंडरस्टूड द पॉइंट? और फिर उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, टाइम मैनेजमेंट। वक्त को मैनेज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि सर पेपर तो पूरे 100 मार्क्स का मुझे आ रहा था, लेकिन मैं सिर्फ 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया और मेरा पूरा टाइम जो है वो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। मैंने कहा भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू लीव द पेपर ऑफ 20 मार्क्स? तो बच्चा बताता है सर क्या करूं, मतलब जब मेरा पेपर था मैं थोड़ा सा टेंस था, वहां जाके मैं बैठा और दांत से नाखून काटते काटते मैं 5 मिनट में ऐसे निकल गए मेरे। फिर उसके बाद में सामने से जो दरवाजा था ना उससे खूबसूरत सी परी आ रही थी, निब्बी आ रही थी, और उस पर मेरे को क्रश आ गया। जब वो मेरे क्लासरूम में आके बैठ गई तो मैं बस उसी को निहारते जा रहा, दिल में अलग से ट्यून बज रही थी। फिर मैं सोच भी रहा था एक बार बस पेपर हो जाए फिर इस बंदी को मैं प्रपोज करके दिखूंगा। उसमें आधा घंटा निकल गया सर, ठीक है। अब आधा घंटा ये, 5 मिनट ये, फिर सप्लीमेंट मांगने में टाइम निकल गया, किसी से पेन मांगने में टाइम निकल गया, पानी का ग्लास जो है वो लेने में, पीने में टाइम निकल गया। ये टाइम क्यों निकल गया? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे कितने मिनट्स देने चाहिए। आपने ये जरूर सोचा कि 100 मार्क के लिए मुझे 3 घंटे यानी कि 180 मिनट लगाने,
लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए या 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम जो है वो लगाना चाहिए। यू वर अकाउंटेबल फॉर 3 hours, but you were not accountable for 1 question of 4 marks. This is what you have to do right now. क्या बोला मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि डेली आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आज से ही, ठीक है? लेकिन आज ही आप टाइमर लगा के सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिए, अगर आप 1 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको 1.5 मिनट्स दे रहा हूं। अब आप ये मत बोलना सर आप मुझे 1 मिनट और 80 सेकंड दो, नहीं 1.8 नहीं, कितना दे रहा हूं? 1.5, ठीक है? क्यों? वो आप बाद में समझ जाएंगे। दूसरा, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के लिए आता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपके पास में कितना टाइम है बेटा? 6 मिनट। बाप रे, 4 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया मैंने आपको? 6 मिनट। अगर आपको कम लग रहे होंगे तो जरा ट्राई करके देखना, कोई भी ऐसी चीज, ये नाक और मुंह को बंद करके 6 मिनट रुकने की कोशिश करना, पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास में 7.5 मिनट्स है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास में 9 मिनट्स है, ठीक है? करना क्या है आपको? डेली जब आप वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और फिर कोशिश ये करनी है कि 6 मिनट में उसका आंसर खत्म होना चाहिए। इससे क्या होगा? सबसे पहले स्पीड जो है वो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपको टाइम दिया गया है हर क्वेश्चन के लिए। स्पीड आपकी बढ़ेगी, टाइम पास आप नहीं करेंगे और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव तरीके से आप वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। सो कुल मिला के ये 6 पॉइंट हैं। अगर ये 6 बातों को आप अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, गारंटी के साथ आपको ये बात मैं आपको बोलता हूं कि 60 to 70 नहीं, इवन आप 80 मार्क्स भी यहां पे लेके आ सकते हैं अगर ये 6 चीजें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेंगे तो। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। ज्यादा लंबा टाइम आपका यहां पे नहीं लेता हूं। आई होप कि ये चीज जो है वो आपको समझ में आई होगी, वैल्यू एडिशन यहां पे आपके लिए हुआ होगा। अगर हां तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के मेरे साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वाली चीज जमी या नहीं जमी, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट जाते जाते थोड़ी सी मार्केटिंग भी मैं अपनी कर लेता हूं। अगर मैं कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट की बात करूं तो जो मैंने आज आपको बताया क्या कि यू शुड फोकस ऑन द कंसेप्ट, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी चीज पे एकदम पूरा डेप्थ में बिलीव करता हूं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली पिछले 10 साल से स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को परचेज करता है। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक की बात आप कीजिए, जैसे मान लीजिए प्रोस्पेक्टस नाम का टॉपिक है, तो उसमें एक्चुअल प्रोस्पेक्टस जो है वो आपको मेरी क्लास में मैं दिखाता हूं। मेमोरेंडम की बात करेंगे तो जो प्रैक्टिकल हमने प्रैक्टिस में मेमोरेंडम बनाए हुए हैं क्लाइंट्स के, वो मेमोरेंडम मैं आपको दिखाता हूं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको दिखाता हूं। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लाइव ई वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो होती है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश जो है वो आपको वहां पे करता हूं और उसको भी वीडियो क्लासेस में कवर किया हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी चैनल पे डेमो जो है वो देख सकते हैं और अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे CS कार्ड इंडिया की वेबसाइट से ही क्या कर सकते हो? क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। दैट्स इट। इतनी ही बातें जो है मुझे आपसे शेयर करनी थी एंड आई होप कि ये चीज को इंप्लीमेंट करके आप 60 to 70 मार्क्स जो हैं वो लेके आ पाएंगे और अगर ऐसा होता है तो मुझे जरूर बताइएगा वापस यहीं पे आके। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।